चलिए बच्चों, सभी का स्वागत है। आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो है आखिरी लेसन इस यूनिट का, जिसका नाम है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज्यादा मार्क्स का यहाँ से आने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, चलो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। क्या पढ़ना है बेटा? सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? एनवायरमेंट। ठीक है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेटा देखो, हम बताते हैं ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। हाल ही के दिनों में, कुछ सालों में ना, हम सब लोगों ने क्या किया है, जो लास्ट के ईयर्स है, सभी देशों ने, पूरी दुनिया के सारे देशों ने इस बात को रियलाइज किया है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में, ओवर प्रोडक्शन करने के चक्कर में, अपने सब मतलब ज्यादा कैपिटलिज्म को ज्यादा बढ़ावा देने के चक्कर में हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है बेटा? हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस इंसानों ने यानी ह्यूमैनिटी ने समझी कि अगर भाई इसको ठीक से नहीं रखा गया तो आने वाले टाइम पर जितने भी जीव हैं इस धरती पर, यानी जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे अगर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। ठीक है बेटा, ये सब क्यों हुआ वो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए इस चैप्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब इस टॉपिक की इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई कि आप लोगों के सिलेबस में ये चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, केवल इंट्रोडक्शन है, इसको याद नहीं करना, केवल पढ़ लेना है। क्या है कि जब इंडिपेंडेंस से ही बेटा, सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया ने लॉन्च किया नंबर ऑफ इकोनॉमिक प्लान्स। क्या ताकि इकोनॉमिक डेवलप हो सके। ठीक है, एक क्विक वे में इकोनॉमी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमने बहुत सारे ऐसे प्लान बनाए। ठीक है, और इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमने भी प्रोडक्शन शुरू किया, हमने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। पूरी दुनिया में तो हो ही रहा था, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या आई? एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट क्वालिटी। ठीक है, उससे हमने क्या किया, प्रोडक्शन करने के चक्कर में हमने जितने रिसोर्सेज थे उसका ओवर यूज करना शुरू कर दिया, और हमारा जो एनवायरमेंट था वो डिग्रेड होने लगा, उसकी क्वालिटी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, देखो हमने एलपीजी लेकर आए तो उससे क्या हुआ? हैव रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ताकि इकोनॉमी डेवलप हो, बट विद द एडवर्स consequences ऑन अवर एनवायरमेंट। हम इकोनॉमी को डेवलप करने में तो सफल रहे, लेकिन उसका consequences क्या पड़ा? हमारे एनवायरमेंट के ऊपर पड़ा। ठीक है बेटा, तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक है एनवायरमेंट का मीनिंग क्या होता है। एनवायरमेंट मतलब क्या? जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, वही एनवायरमेंट है। ठीक है, उसके सारे, उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सब एनवायरमेंट के पार्ट हैं। जैसे क्या लिखा है, एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लेनेटरी इनहेरिटेंस। पूरा का पूरा प्लेनेट का जो इनहेरिटेंस है, जो हमें मिला है, पूरा प्लेनेट ही आपका क्या है? एनवायरमेंट है। द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, जिसके अंदर सारे रिसोर्सेस आते हैं। ठीक है, लिखा भी हुआ है, एनवायरमेंट सम है टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे आसपास है। इट इंक्लूड बायोटिक फैक्टर। ठीक है बेटा, तो देखो बायोटिक फैक्टर के अंदर बायोटिक एलिमेंट आते हैं, वो क्या है? ऑल लिविंग बींग्स लाइक बर्ड, ह्यूमन, प्लांट, फॉरेस्ट, फिशरीज, ये बायोटिक होते हैं, यानी जिनमें जीवन होता है, जान होती है। अबायोटिक कौन से होते हैं? जिनमें जान नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे एयर, वाटर, लैंड, एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, ये एनवायरमेंट का मीनिंग बता दिया। ठीक है, अब देखो एनवायरमेंट का फंक्शन। एनवायरमेंट काम क्या करता है बेटा, इसको समझो पहले। इसके यहाँ पे चार फंक्शन लिखे हुए हैं, चारों को याद कर लेना आप। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। पहला क्या? प्रोवाइड रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन। ऐसे याद कर लो कि हमें जो प्रोडक्शन करना होता है उसके लिए रॉ मटेरियल, उसके लिए इनपुट कहाँ से मिलता है बेटा? एनवायरमेंट से मिलता है। कैसे सर? देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो एक पर्सन है जो फर्नीचर का प्रोडक्शन करता है। फर्नीचर के लिए क्या चाहिए होता है? वुड। वुड कहाँ से मिलेगी बेटा? फॉरेस्ट से, यानी फॉरेस्ट क्या है? हमारे रिसोर्सेस से, वहां से पेड़ काट के लाए जाएंगे और उससे बनाए जाएंगे। दूसरा, एनवायरमेंट एसिमुलेट वेस्ट। बेटा हम जितना भी वेस्ट पैदा करते हैं ना, पूरी दुनिया में जितना वेस्ट पैदा होता है, एनवायरमेंट उसे अपने अंदर समा लेता है। ठीक है, हम क्या करते हैं? उसको डंप कर देते हैं, अर्थ के अंदर ही डंप कर देते हैं। तो एनवायरमेंट क्या करता है? हमारे द्वारा पैदा किए गए वेस्ट को भी क्या करता है? एसिमुलेट करता है, यानी कि उसको डंप करवा लेता है, अपने अंदर समा लेता है, ताकि हमें नुकसान ना हो। दूसरा, एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ। बेटा एनवायरमेंट की वजह से ही जीवन है, अगर एनवायरमेंट नहीं है तो जीवन नहीं है। और इट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। आजकल तो एस्थेटिक सर्विसेज मतलब कि आपने देखा होगा कि एकदम शानदार लुक पैदा होता है एनवायरमेंट की वजह से। आजकल लोग क्या करते हैं, मूवीज में, पिक्चर में कितना ज्यादा एनवायरमेंट को लेकर बनाया जाता है, सुंदरता को दिखाया जाता है। जैसे आकाश है, जैसे मतलब बादल का यूज कर लिया, जंगलों का यूज कर लिया मूवीज में, ताकि उनका लुक क्या है? अच्छा लगे। ठीक है, आजकल आप लोग ये भी देख रहे हैं कि जितने रियल एस्टेट बिजनेस वाले हैं वो अपने एक क्वालिटी रख रहे हैं कि अगर आप यहाँ फ्लैट खरीद रहे हैं तो देखिए यहाँ पर कितनी ग्रीनरी है, कितने पेड़ लगे हुए हैं। ये सब भी वो उसको अंदर रखते हैं। वही है ये, इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज, राइट। तो एनवायरमेंट ये काम करता है। अब देखो इसका क्राइसिस क्यों हुआ, इसकी बर्बादी क्यों हो रही है एनवायरमेंट की, उसके क्या कारण है? ये भी बहुत सिंपल है, आप लोग पहले से ही जानते हैं। बस इसको देखो, वर्ड्स में लिखा हुआ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा? तेज उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन पे इसका बर्डन पड़ेगा। ठीक है, और प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा बेटा? रिसोर्सेस कम होंगे ना, ओवर यूज हो जाएगा रिसोर्सेस का। ठीक है, तो चलिए पहला कारण क्या हो गया? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आगे लिखा है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन। बेटा हम क्या कर रहे हैं, जितने हमारे रिसोर्सेस हैं उसको बहुत ही इंटेंसिव और एक्सटेंसिव मात्रा में निकाल रहे हैं, यानी उनका यूज कर रहे हैं। उनके खत्म होने के जो ड्यूरेशन है वो बहुत छोटा रह गया बेटा। अगर रिसोर्सेज को इस स्पीड से निकाला जाए गया
तो बेटा वो क्या हो जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे। रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो जो दोबारा से यूज में आ सकते हैं, ठीक है, रिसाइकल हो सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो दोबारा से यूज में नहीं आ सकते। इसका एग्जांपल है वाटर या सनलाइट, और इसका एग्जांपल है बेटा क्या, नॉन रिन्यूएबल में आप कोयला, पेट्रोल, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज तो बेटा खत्म ही हो गए हैं, ठीक है, इसलिए हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। आगे लिखा है एफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ऑफ डेवलप कंट्री, डेवलप कंट्री का जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड है वो भी एनवायरमेंट को खराब करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि बेटा वो ओवर प्रोडक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जिससे बहुत सारा लिक्विड वेस्ट, बहुत सारा हार्ड वेस्ट निकलता है, ठीक है, एक वो कारण है। अगला, डेवलपमेंट प्रोसेस हैज पोल्यूटेड द एटमोस्फेयर, और जो हमारा डेवलपमेंट करने का प्रोसेस है वो भी पोल्यूट कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी और बॉर्न डिजीज, बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। अभी आपने देखा कि कोरोना ये फैल गया हमारा, वैसे तो चलो ये माना गया कि चाइना के लैब में पैदा हुआ था, लेकिन बेटा सोचो कि इंसान कितना कमजोर था इसके सामने, कितना असहाय हो गया कि ये छोटा सा मतलब कोरोना आता था और आपकी जान लेकर चला जाता था। इतनी हमारी बॉडी की जो इम्यून पावर है वो इतनी कम हो रही है। उसका यही कारण है कि हमारा एनवायरमेंट क्या हो रहा है बेटा, डिग्रेड हो रहा है, और हमारा जो खाना पीना सब कुछ इस तरीके से बदल चुका है कि बीमारियां बहुत तेजी से हमारे ऊपर अटैक कर पाती है और हम उनसे फाइट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है इसके अंदर, कारण ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, सॉरी, ग्लोबल एनवायरमेंट इशू, जैसे ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, दो इशू और आ रहे हैं जो कि ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन। ये क्या है बेटा, इसको समझ लो, नीचे लिखा भी हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप बोलोगे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा सर, बेटा अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितने भी ग्लेशियर हैं, बर्फ के जितने बड़े बड़े, ये तो ये है ना हमारा अंटार्कटिका, ये पूरी बर्फ मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी तो जो इकोलॉजी बनी हुई है, एक सिस्टम बना हुआ है बेटा, वो खराब हो जाएगा और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी अगर ऐसा रहा तो। क्यों होता है हमारा ये ग्लोबल वार्मिंग बेटा, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ ना ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इन द एटमॉस्फेयर, इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। ये तीन गैसें बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसमें सबसे ज्यादा जो डेंजरस है वो आपकी कौन सी है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है बेटा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, और पिघल जाएंगे तो आधी दुनिया तो ठंड से मर जाएगी, आधी दुनिया गर्मी से मर जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा थ्रेट है। 2012 यानी 2012 जो मूवी बनी है, इसी टॉपिक को दिखाते हुए बनी है, ठीक है। और अगला है ओजोन डिप्लेशन। ओजोन क्या होती है बेटा, ओजोन क्या काम करती है, एक प्रकार की लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर। वो क्या काम करती है, जब सनलाइट आती है ना बेटा, तो ओजोन से ना छन जाती है, यानी कि जब ओजोन को पार करती है तो उसके अंदर जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ना, उसकी ताकत कम हो जाती है, जिससे कि ह्यूमन की लाइफ को या किसी भी जीव की लाइफ को कोई नुकसान नहीं होता। हो क्या रहा है, सीएफसी गैसेस ज्यादा पैदा हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस होती हैं। इनकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, ये ज्यादा पैदा होने के कारण क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, जिसको बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। क्या लिखा है, इट कॉजेज हाई लेवल ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन ब्रोमीन कंपाउंड इन द स्टेटसफेयर, यानी स्टेटसफेयर में क्या हो रहा है, हमारा स्टेटसफेयर में बहुत ज्यादा इन दोनों की मात्रा, क्लोरीन की और ब्रोमीन की मात्रा, कंपाउंड जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हाई लेवल का हो रहा है, ठीक है बेटा। तो यानी ओजोन डिप्लेशन और ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको समझा दिया, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अलग से भी इसके बारे में आ सकता है, ठीक है। अगला देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। जब हमें समझ में आया बेटा कि ये तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत डिग्रेड हो रहा है, अब हमारे लिए तो बड़ा दिक्कत हो सकती है पैदा आगे आने वाले समय पे, तो सभी देशों ने मिलकर ने एक मीटिंग करी, और हमने उसमें मीटिंग करके डिसाइड किया, बहुत सारे देश इसके मेंबर शामिल हुए, और इन्होंने आपस में बातचीत करी कि भाई हम क्या करेंगे, 2013 तक इसके जो प्रोडक्शन है सीएफसी गैसेस का, ठीक है, उस पर रोक लगा देंगे हम। तो देखो क्या लिखा है, एक हिस्टोरिकल ट्रीटी, ट्रीटी माने एग्रीमेंट हुआ बाय द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट सीएफसी, सीएफसी को खत्म कर देंगे, विच इज सपोज टू बी द मेन रीजन, यही था मेन रीजन इसके डिप्लीशन का। अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑल द साइनिंग मेंबर्स अग्रीड टू फ्रीज द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सीएफसी बाय 2013, यानी कि 2013 तक वो इन गैसेस का यूज करना बंद कर देंगे। अभी तो फिलहाल जो खबर है वो गुड न्यूज है कि हमारी ओजोन लेयर फिर से हेल्दी हो गई है और इसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेपर में आ सकता है, ठीक है। ये कुछ हमने साइन किया था अराउंड 1987 के आसपास, 1987 में ये साइन किया गया था, ठीक है। ये भी बचेगा नहीं, फिर भी यहाँ साइन हुआ था कि 2013 तक हम इसको अचीव कर लेंगे टारगेट को। चलिए, अगला है हमारा चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरमेंट। इंडिया के एनवायरमेंट के सामने क्या चैलेंजेस है बेटा, ठीक है, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, हमें बताना है। जैसे ये कहता है एयर पोल्यूशन, वाटर कंटेमिनेशन, सॉइल इरोजन, डिफोरेस्टेशन और वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन आर द
आर द सम ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंट कंसर्न इन इंडिया। इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो ये कुछ कंसर्न बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे एयर पोल्यूट हो रही है उसको वो ठीक करना है हमें, वाटर कंटेमिनेशन, वाटर गंदा हो रहा है, सॉइल इरोजन का क्या मतलब होता है बेटा, जो फर्टाइल लैंड है पेड़ों के ना होने के कारण मृदा अपरदन हिंदी में कहते हैं, मिट्टी बहकर दूसरी जगह चली जाती है और जो सॉइल की क्वालिटी है हमारी वो डाउन हो जाती है। आगे लिखा है डिफोरेस्टेशन, जंगलों का तेजी से काटा जाना, और वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट होना, क्योंकि इनका हैबिटेट तो ये जंगल ही थे, जंगल ही नहीं रहेंगे तो ये खत्म हो रहे हैं, तो ये कुछ हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रायोरिटी इश्यूज क्या है बेटा, आइडेंटिफाई किए गए हमारे प्रायोरिटी इश्यूज। पहला लैंड डिग्रेडेशन है बेटा, उसे ठीक करना है। डिग्रेडेशन ऑफ द फॉरेस्ट और डिफोरेस्टेशन जो बहुत तेजी से हो रहा है, तो फॉरेस्ट भी खत्म हो रहे हैं। सॉइल इरोजन जो मैंने बता दिया, सॉइल इरोजन मिट्टी का कटाव हो रहा है, उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब क्या होता है, वही जीवों का एक्सटिंक्ट होना, खत्म हो जाना, लुप्त हो जाना। और एयर पोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे इश्यूज हैं, इनके बारे में लिखा हुआ है, बता ही दिया मैंने आपको, ये पढ़ लेना आप। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है क्या, वो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एयर पोल्यूशन भी पढ़ लेना बेटा, जो हमारी एयर पॉल्यूट हो रही है। ठीक है, अच्छा, चलिए जरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ, फिर समझिए आप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है टिकाऊ विकास, एक ऐसा विकास, एक ऐसा डेवलपमेंट, यानी कि हम डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार करें कि प्रेजेंट जनरेशन को भी फायदा हो और बेटा आने वाली जनरेशन के राइट्स को भी कोई नुकसान ना हो। ठीक है, डेवलप द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, इस तरीके से आप टिकाऊ विकास करो कि रिसोर्सेस आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे। ठीक है, ऐसे विकास को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो लिखा है इट इज द डेवलपमेंट which will allow all the future generation to have the potential average quality of life that is at least as high which is being enjoyed by the current generation। यानी कि जो आनंद, जो फायदा एनवायरमेंट से करंट जनरेशन ले रही है, वही फायदा फ्यूचर जनरेशन भी ले पाए। अगर ऐसा डेवलपमेंट हम करेंगे तो उसी को बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे अचीव हो सकता है बेटा, ये यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल रिसोर्सेस को ज्यादा यूज करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल तो खत्म हो जाएंगे ना। अगला लिखा सब्सटीट्यूट कर दो नॉन रिन्यूएबल को रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ, यानी कि आजकल देख ही रहे हो आप कि बहुत सारे नए नए एनर्जी के सोर्स आ रहे हैं, बैटरी आ रही है, सोलर पैनल आ रहे हैं। इन सब चीजों से हम क्या कर रहे हैं, जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको रिन्यूएबल से क्या कर रहे हैं हम बेटा, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और ये इससे क्या होगा, इनपुट एफिशिएंट बन जाएंगे हम। इनपुट एफिशिएंट का मतलब ये है कि कम इनपुट लगाकर ज्यादा से ज्यादा उसका हम यूज कर पाएंगे। राइट, अगला है कंट्रोल पोल्यूशन को कंट्रोल कर दो और कंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन और पोल्यूशन दोनों को हमें हैंडल करना पड़ेगा। चाइना ने देखो एक पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई थी, वो अब तो उन्होंने हटा दी, लेकिन उसका जो मकसद था, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया। क्यों, क्योंकि इंडिया आगे निकल गया। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन है, इंडिया है, चाइना नहीं है। ठीक है, अब लिखा है स्ट्रेटेजी क्या बनानी चाहिए, तो ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाए। पहला, यूज करो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो आज के सोलर पैनल है या फिर आज का विंड एनर्जी है, एयर एनर्जी है, जो नई प्रकार की चीजें आई हैं, सोर्स आए हैं, उनका यूज करना। यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल, साफ यानी कि क्लियर क्लीन एनर्जी जिसे हम कहते हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी आजकल चल रहा है ना, उसका इस्तेमाल करना, जैसे सीएनजी वगैरह है, ये सब, जिससे एनवायरमेंट पोल्यूट ना हो। स्टेब्लिशमेंट ऑफ मेनी हाइडल प्लांट ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब ये क्या करो बेटा, हाइडल प्लांट वगैरह होते हैं, यानी पानी से जो बिजली एनर्जी बनाने का काम होता है वो करना, यूज करना चाहिए। यूज ऑफ बायो कंपोस्ट, बायो कंपोस्ट मतलब वही गोबर से जो खाद बनती थी पुराने तरीके से, वो यूज होना चाहिए। बायो पेस्ट का यूज करना चाहिए। ठीक है, केमिकल वाले पेस्ट का यूज नहीं करना चाहिए। और चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, हमें जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन का जो हमारा पैटर्न है, जिससे कि हमारा अनसस्टेनेबिलिटी आती है, ठीक है, उसको खत्म करना चाहिए। ठीक है, उसे चेंज करना चाहिए। ऐसा पैटर्न यूज करना चाहिए जिससे सस्टेनेबिलिटी बढ़े, ठीक है, इन प्लेस ऑफ अनसस्टेनेबिलिटी। राइट, चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा, उसका नाम है क्या, कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने, कैरिंग कैपेसिटी ये रहा, और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। किसकी बेटा, ऑफ एनवायरमेंट, ये समझ लो, ये किसकी कैपेसिटी है बेटा, एनवायरमेंट की कैपेसिटी। ये क्या होती है सर, तो ये समझिए कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है भाई कि एनवायरमेंट कितनी पॉपुलेशन को हैंडल कर सकता है इस अर्थ पे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप क्या करते हैं बेटा, एनवायरमेंट से रिसोर्सेज का यूज करते हैं ना, तो जो बोलता है रिसोर्स, जो रिसोर्सेज हम यूज करते हैं उसका रेट, और जिस रेट से एनवायरमेंट में रिसोर्सेज पैदा होते हैं, जनरेट होते हैं, तो बेटा जो यूज करने का रेट है वो कम होना चाहिए पैदा होने के रेट से। अगर ऐसा है तब तो बढ़िया है, तो कैरिंग कैपेसिटी के अंदर अगर आप यूज करेंगे तब तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर इससे ऊपर होगा तो एनवायरमेंट नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिखा भी है, मींस मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट एनवायरमेंट कैन सपोर्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ भी लिखा हुआ है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट इंप्लाइज दैट रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज नॉट अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्स। यानी रीजनरेशन का जो रेट है और जो हमारे इसका रिसोर्सेज के यूज करने का जो रेट है वो कम होना चाहिए। ठीक है, रीजनरेशन के रेट से। बात समझ में आ गई। यानी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, सपोज करो कि 100 किलो रिसोर्स, ऐसे एग्जांपल के लिए समझ लो, 100 केजी रिसोर्स पैदा हो रहा है हर साल। ठीक है, और हर साल हम यूज कितना कर रहे हैं, केवल 80 केजी का यूज कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे भाई, विद इन
कैरिंग कैपेसिटी हम इसका यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर इससे ऊपर हो जाएगा, हम 100 किलो रिसोर्सेस पैदा हो रहा है और आप 120 किलो यूज कर रहे हो, तो बेटा इससे रिसोर्सेस खत्म होते जाएंगे, ये बेकार चीज है। दूसरा होता है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब होता है कितना वेस्ट एनवायरमेंट अपने अंदर समा सकता है, यानी कितना वेस्ट वो अपने अंदर डंप करवा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी लिखा हुआ है। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू एनवायरमेंट टू एब्जॉर्ब द डिग्रेडेशन, यानी एब्जॉर्ब द वेस्ट। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। जो टॉपिक हमने पढ़े इनको अच्छे से पढ़ लेना, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को बेटा। ठीक है, आगे फॉरवर्ड भी कर देना लोगों को, ताकि इससे वो फायदा उठा सके। ठीक है, अब इसका एक लास्ट यूनिट रह गया, उसका चैप्टर भी लेकर हम जल्दी आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।